हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें पढ़ेंगे आज मैटर वेव्स के बारे में। देखिए, मैटर वेव्स के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को कि अब तक हम लोगों ने जो बात पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि हमारे पास अगर कोई रेडिएशन है, लाइट है, तो अगर हमारे पास लाइट है तो उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, पोलराइजेशन में, इन सारे जितने फिनोमेना मैंने बताया आप लोगों को, इन सब में जो एक्सप्लेनेशन है इनका, इन सारे फिनोमेना का, वो हम लोग करते हैं वेव नेचर के अकॉर्डिंग। लाइट को वेव माने करते हैं और आप लोग देखते हैं कि बिल्कुल हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सारे फिनोमेना को। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट वेव है। लेकिन जो वेव है वो कभी कभी बिहेव कर रही है एक पार्टिकल की तरह। कहाँ कर रही है, आप देखिए कि जब वही लाइट है और हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या कॉम्पटन इफेक्ट में, तो आप देखिए वही लाइट जो वेव थी वो बिहेव कर रही है एक फोटोन यानी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो नेचर लव सिमेट्री, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो वेव है वो बिहेव करिए एक पार्टिकल की तरह, तो जो पार्टिकल है उसको भी बिहेव करना चाहिए एक वेव की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं मैटर वेव्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी पार्टिकल का मोशन होता है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करने लगता है, उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है। यही हम पढ़ रहे हैं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, उसका जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है जब वो मोशन में होता है तब। और इसको किसने बताया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है इसके बारे में, ऑफ मैटर वेव्स के बारे में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। तो ये जो साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली का प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉय इस तरह से करते हैं, लेकिन अब हम लोग लिख रहे हैं डी ब्रॉगली तो वही यूज़ करेंगे, डी ब्रॉगली ही लिखेंगे उसको और वही बोलेंगे। लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को, कहीं पर आप सुने तो आप समझ लीजिएगा कि जो बात हो रही है वो डी ब्रॉगली के बारे में हो रही है। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब बात की थी रेडिएशन की तो देखा कि वो कभी कभी जो रेडिएशन है वो बिहेव करते हैं, यानी कि जो वेव है वो बिहेव करती है एक पार्टिकल की तरह, और इसलिए जो पार्टिकल हैं वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। आप सोचेंगे एग्जाम्पल ये है कि आप देखिए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल था, वो बिहेव कर रहा है एक वेव की तरह। आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी होती हैं। इसका मतलब कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो वेव में होता है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो वेव है वो बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, तो जो पार्टिकल है वो बिहेव करता है वेव की तरह। ऐसा होता है। इसका मतलब जो डी ब्रॉगली हैं उन्होंने ये जो बात बताई है, जो उनकी हाइपोथेसिस थी, वो ये है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम मैटर वेव्स कहते हैं, और इसकी जो वेवलेंथ होती है इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है भाई, ये हम निकालने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो मैटर वेव है, जो मैंने आपको भी बताया डी ब्रॉगली के बारे में, तीन की हाइपोथेसिस थी, तो क्या ये एक मैकेनिकल वेव है? आप जानते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस मीडियम में क्रिएट किया जाता है तो वो डिस्टर्बेंस बिना फॉर्म चेंज किए हुए एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ता जाता है मीडियम में आगे, और उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो ये क्या मैकेनिकल वेव है? तो आप कहेंगे नहीं, मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि उसके लिए मीडियम में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया, उससे कोई रिलेशन जो पार्टिकल का है उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए जो ये है ये अलग टाइप की वेव है। आप जानते हैं एक वेव और होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो तो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटेड मोशन से एसोसिएटेड होती है, उससे प्रोड्यूस हुआ करती है। तो क्या ये वो वेव है? तो ना, इस बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो चाहे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हो चाहे अनचार्ज पार्टिकल हो, उससे एसोसिएटेड जो वेव होती है उसको हम लोग मैटर वेव्स कहा करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। ये निकल दिखा रहा हूँ पहले मैं आप लोगों को। हम लोग जानते हैं फोटोन के बारे में। आप लिखेंगे पहली बात कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। किसी भी फोटोन
की अगर हम बात करें तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है, इफ़ न्यू बी द फ्रीक्वेंसी then the energy of photon क्या होती है, E इजिकल टू एच न्यू, ये होती है। और फ्रॉम आइंस्टीन्स थ्योरी E इजिकल टू होता है mc², इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग 1 and 2, तो mc² इजिकल टू एच न्यू। तो यहाँ से आप देखिए काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन ये आ गया m इजिकल टू एच न्यू अपॉन c²। आप लोगों को बता दिया था मैंने कि रेस्ट मास जो होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेस्ट मास फोटोन का जो होता है वो 0 होता है, लेकिन काइनेटिक मास होता है m इजिकल टू एच न्यू अपॉन c²। अगर आपको निकालना है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो फॉर्मूला होता है P इजिकल टू m इंटू वी। ये फॉर्मूला होता है, m का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, P इजिकल टू मॉड ऑफ P इजिकल टू मास मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ वेलोसिटी। तो आप लिखेंगे कि P इजिकल टू मास, वेलोसिटी कितनी, c, ये हो जाएगी। तो m की जगह पुट करेंगे एच न्यू अपॉन c², एच न्यू अपॉन c² मल्टीप्लाइड बाई c, ये हो जाएगा, एक से कैंसिल हो जाएगा। तो P इजिकल टू हो जाएगा एच न्यू अपॉन c, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो न्यू है ये होता है c अपॉन लैम्डा, पुटिंग न्यू इजिकल टू c अपॉन लैम्डा, तो P इजिकल टू हो जाएगा h अपॉन c डिवाइड बाई c अपॉन लैम्डा, इससे कैंसिल, तो P इजिकल टू h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से जो लैम्डा है ये फोटोन से एसोसिएटेड वेवलेंथ है। आप लिखेंगे कि जो फोटोन से एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो आप लिखेंगे कि लैम्डा इजिकल टू h अपॉन p। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फोटोन की। ओके, इसी तरह से देखिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, अगर कोई पार्टिकल है ये, इसका मास है m और इसकी स्पीड है v, इस तरह से चल रहा है, तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, ये ठीक है, इस तरह से वेव होगी। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी उसको हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। अगर इसका मास m है, इसकी स्पीड v है, तो आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड with moving massive particle इस वाले फॉर्मूले से फ्रॉम 4। तो यहाँ पर लैम्डा डी लिख दे रहा हूँ, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लैम्डा सफिक्स डी इजिकल टू या तो एच अपॉन पी कहिए, और आप जानते हैं जो पी होता है वो कितना होता है एम इंटू वी। पुटिंग पी इजिकल टू एम इंटू वी, वी गेट तो लैम्डा सफिक्स डी इजिकल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो आप देखिए एक फॉर्मूला तो आपके पास ही आया जिसको आप यूज़ कर सकते हो, एक फॉर्मूला आपके पास ही आया।
इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई। इसके अलावा और फॉर्मूले भी हो सकते हैं। आप अगर हम लोग यहाँ से जो वैल्यू है v की अगर आप वो निकाल लें तो बहुत सारे फॉर्मूले और भी हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता लग रही है इस वाले फॉर्मूले से कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यहाँ पर h तो यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो वो मास और वेलोसिटी डिपेंड करती है। आप देखिए कि पहली बात ये कि इफ़ m = 0, अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका मास 0 यानी वो मैसिव पार्टिकल है ही नहीं, तो कितना होगा लैम्डा सफिक्स d। आप लिखेंगे फ्रॉम b लैम्डा सफिक्स d = h/0 × v = h/0, दैट इज़ इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं जिसके लिए वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी, कैसे? इस तरह से, जिसके लिए वेवलेंथ इनफाइनाइट, आप जानते हैं वेवलेंथ ये तो होती है, ये होती है वेवलेंथ, लेकिन ये इनफाइनाइट, ये तो उस ये वेव तो होगी नहीं, नो वेव, ये कोई वेव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैसिव पार्टिकल नहीं है तो उसके साथ एसोसिएटेड कोई भी वेव नहीं होगी। ओके। दूसरी बात आप देखिए, दूसरी बात ये है सेकंड कि इफ़ v = 0, अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी 0 है तब क्या होगा? तो फ्रॉम b, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो होगी h/m × 0, h/0 = इनफाइनाइट। यही बात यहाँ पर भी हो गई। इसका मतलब ये भी कोई वेव नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, यानी कि डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड हो, हम बात करें मैटर वेव की, तो उसमें दो बातें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वो एक मैसिव पार्टिकल हो, और दूसरी बात ये कि मैसिव पार्टिकल अगर है और रखा हुआ है, स्टेशनरी है, तो कोई वेव एसोसिएटेड नहीं होगी। जब तक वो मोशन में नहीं होगा तब तक कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं होगी, तो उसका मोशन भी होना चाहिए। आप देखिए कि अगर स्पीड बढ़ती जाएगी टुवर्ड्स इनफाइनाइट तो लैम्डा d 0 होता चला जाएगा, तब भी उसकी वेवलेंथ 0 हो जाएगी, तो भी आप उसको देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि मैटर वेव्स होने के लिए कोई मैसिव पार्टिकल हो और वो मूव कर रहा हो, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो होती है वो होती है मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। ओके, ये होता है। अब देखिए मैं इसका और फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ। आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है 12 mv², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग वेलोसिटी निकाल लें ये, तो v² = 2k/m, तो v = √2k/m, ये वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग दिस वैल्यू इन b, तो एक फॉर्मूला आपको और मिल जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन b, वी गेट क्या मिलेगा आप लोगों को? देखिए आप लिखेंगे लैम्डा सफिक्स d = h/m √2k/m, ये हो जाएगा। तो लैम्डा सफिक्स d = h/√2k/m मल्टीप्लाइड बाई, इसको अंदर ले आइए, m² इससे कैंसिल, तो लैम्डा सफिक्स d = h/√2m × k, ये भी फार्मूला है। अगर आप लोगों को मास पता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है तो भी आप लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं उस पार्टिकल से एसोसिएटेड। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर सी ये आता है। आप जानते हैं कि जो पार्टिकल होता है, अगर वो गैस पार्टिकल है तो गैस पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। आप लिखेंगे फॉर ए गैस पार्टिकल, अगर टेम्परेचर से रिलेशन आए तो आप निकाल सकते हैं कि फॉर ए गैस पार्टिकल जो के होता है ये होता है 3/2 kT। यहाँ पर इसके में फ़र्क क्या है कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी है
और ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी लिख दीजिए जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। के बी का होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 KT या 3/2 K सफिक्स B इंटू T, ये होता है। तो अगर हम डी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, पुटिंग दिस वैल्यू इन C, तो एक और रिलेशन मिल जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन C, तो लैम्डा सफिक्स D विल बी इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ट्वाइस M मल्टीप्लाइड बाई 3/2 KB इंटू T, ये हो जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो लैम्डा सफिक्स D इज इक्वल टू होगा H अपॉन अंडर रूट 3 KB इंटू M इंटू T। तो आप देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर रिलेशन पूछा जाएगा आपसे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ता है वेवलेंथ पर, तो यहाँ से पता लग रहा है कि लैम्डा सफिक्स D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट T। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हुआ करती है। ओके, ये होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आप जा रहे हैं कहीं पर, बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या आप भाग रहे हैं, तो आपकी बॉडी से या मूविंग बॉडी से एसोसिएटेड जो वेव्स होती हैं आपको वो नज़र क्यों नहीं आती हैं, आप लोग देख क्यों नहीं सकते। कभी कभी देखिए, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड से मूव करता है और उससे एसोसिएटेड वेव जो होती हैं वो हम लोग देख पाते हैं। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ करती है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो उससे जो एसोसिएटेड वेव होती हैं वो आपको नज़र आ जाया करती हैं, लेकिन जो डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं मूविंग बॉडीज़, उससे जो एसोसिएटेड वेव होती हैं उनको आप देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर। एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए कि हम लोग दो बॉडी की बात कर रहे हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है सपोज टेनिस बॉल, एक है टेनिस बॉल। इन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और जो इसकी वेलोसिटी सपोज ले लिया 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई स्पीड हुआ करती है, ये होता है। टेनिस बॉल का मास सपोज बहुत ही कम 0.1 किलोग्राम या इतना तो हो ही, और जो स्पीड है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। ओके, तो आपके अराउंड जो बॉडीज़ होंगी उनकी वेलोसिटी और मास इसी के ऑर्डर के आसपास होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला आपके पास है कि लैम्डा डी इज इक्वल टू H अपॉन mv, ये लैम्डा डी इज इक्वल टू H अपॉन mv। तो यहाँ पर जो लैम्डा डी आ रहा है वो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एसोसिएटेड विद बॉल। ये आप जो वैल्यूज़ गिवन हैं अगर इनको यूज़ करें, आप जानते हैं जो H की वैल्यू होती है, H की वैल्यू सब लोग जानते हैं 6.6 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसको यूज़ करें और अगर हम लोग लैम्डा डी कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कर देखिए, ये निकालिए और लैम्डा डी एसोसिएटेड विद बॉल ये निकाल के देखें तो जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो ये वैल्यूज़ निकल के आती हैं, ये वैल्यूज़ आती हैं। आप देखिए ये 725 नैनोमीटर या 7250 एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं विजिबल रेंज में है, आपको दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए 3.3 10⁻25 नैनोमीटर बहुत ही कम है। 10 नैनोमीटर में भी है, अगर मीटर में लिखेंगे 10⁻⁹ से और मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी स्मॉल है कि आप उसको देख नहीं सकते। इसलिए डेली लाइफ में जो भी मूविंग बॉडीज़ होती हैं उनसे एसोसिएटेड जो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो विजिबल नहीं होती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है उससे एसोसिएटेड, उसको आप देख सकते हैं, विजिबल रेंज में होगी। इसलिए ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को आप देख पाते हैं, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव को आप देख पाते हैं, लेकिन जो मूविंग बॉडीज़ अदर मूविंग बॉडीज़ होती हैं डेली लाइफ में उससे एसोसिएटेड वेव को आप देख नहीं सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक आर्टिकल आता है
कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन बीम, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि फॉर्मूला होता है लैम्डा सफिक्स डी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होता है एच अपॉन पी, और आप जानते हैं जहाँ लिखा है पी वो होता है एम इंटू वी, इक्वेशन 1। फिर पुटिंग जो काइनेटिक एनर्जी होती है के, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अपॉन एम, या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई m। ये पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो आता है लैम्डा सफिक्स d इज इक्वल टू h, इस आप m को अंदर ले जाओगे तो m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2k अपॉन m, इस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा सफिक्स d इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m इंटू के। ये फॉर्मूला एक और आ जाएगा, हालांकि ये फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपके पास और आ जाएगा। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन जिसका आप जानते हैं जो चार्ज होता है वो स्मॉल ही होता है, अगर इसको पोटेंशियल v से एक्सलेट करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो होता है k इज इक्वल टू ई इंटू वी। आप लिखेंगे कि if an electron of charge small e is accelerated by a potential difference of v, then its kinetic energy k is equal to होता है q इंटू वी, तो k इज इक्वल टू ई इंटू वी। इसको पुट कर दिए 2 में, पुटिंग दिस वैल्यू इंटू पुटिंग दिस वैल्यू इंटू वी गेट, तो हो जाएगा लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, जहाँ लिखा है के वहाँ लिख देंगे e इंटू वी, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है। अब जो भी यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दिए, पुटिंग वैल्यूज़, जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आप देखिए लैम्डा सफिक्स डी, h की वैल्यू 6.6 10⁻34 अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 10⁻19 कूलाम और इनटू वी। आप ये देखेंगे कि ये वैल्यूज पुट करने के बाद आता है, जब सॉल्व करते हैं तो आता है लैम्डा सफिक्स डी 12.27 10⁻10 अपॉन रूट वी इतना मीटर, और आप जानते हैं कि 10⁻10 मीटर जो होता है ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो लैम्डा सफिक्स डी इक्वल 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये निकल के आता है। तो अगर हम लोग को ये पता हो कि v की वैल्यू क्या है, किस पोटेंशियल डिफरेंस से आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया है, सपोज 100 से किया है, तो अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 1.227 इतना आ जाएगा, इतना एंगस्ट्रॉम। तो ये हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैटर वेव होती है, डी ब्रॉगली वेव होती है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, इस वाले फॉर्मूले से या इस मेथड से। और इसको कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट थे डेविसन जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट से जो ये वैल्यूज़ थी डिफरेंट वोल्टेज पर, अगर आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करते हैं तो जो थ्योरेटिकली निकल के आ रही है वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वही प्रैक्टिकली भी आती थी। तो
तो इससे कंफर्म हो गया कि जो डीप ब्लॉटिंग हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देखिए कि हमने आज ये जो चैप्टर था इसको फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उससे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको ढंग से पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय।